हमारे रिश्ते में फासले और बढ़ते जा रहे विशाल। वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करता और शायद मैं भी उसे समझ नहीं पाती। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी बातों में इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है उजला? तुम दोनों के तो विचार एक थे, तुम दोनों की मंजिलें एक थी, अब नहीं है। अब हम मैं में बदल गए हैं। मैं जो करना चाहती हूँ उसे नामंजूर कर देता है। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे वो खफा हो जाता है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ विशाल, और जब कोई जान से प्यारी चीज को खोने का डर होता है ना, तो इनसिक्योरिटी तो आएगी ही। उजला, मेरे ख्याल से तुम खामखा जज्बातों में खो रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, तुमने कहीं ना कहीं इंदर के दिल को ठेस पहुंचाई होगी, क्योंकि मर्द अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर ये इंदर का रिएक्शन है, वरना इंदर ऐसा नहीं था। वो तुम्हें दिलो जान से चाहता था। मेरी मानो, इसका हल भी तुम्हारे हाथ में है। औरत ही घर को बनाती है, औरत ही घर को संभालती है। और मैं समझता हूं तुम किस दौर से गुजर रही हो। एक तरफ तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ तुम्हारी पार्टी की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। जहां तक तुम्हारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सवाल है, मैंने तुम्हारी पार्टी के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट कर लिया है। और जहां तक तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम का सवाल है, मैं तो यही कहूंगा, वक्त की मरहम सारे ख्वाब भर देती है। एंड डोंट फॉरगेट, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। डीसीपी साहब, कितनी सिक्योरिटी, आखिर कितनी सिक्योरिटी? ये उजिला की हिफाजत का मसला कुछ ज्यादा ही नाजुक होता जा रहा है। लेकिन जनाब, ये केस अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि दूसरे कातिल को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह हमने पहले मुजरिम को पकड़ा है, दूसरा कातिल भी हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। डीसीपी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले हमलावर का दूसरे हमलावर से कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुक है? मेरा मतलब है, हो सकता है जब उसने पहली बार हमला किया और वो उसमें नाकामयाब हुआ, फिर उसने दोबारा हमला किया। हालांकि जब मैंने इस केस की वकालत की थी तो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा था। इसी बात का डाउट तो हमें भी है, लेकिन हमारी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट के बावजूद पहले मुलजिम ने अभी तक इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। और फिर उजला जी के कितने दुश्मन हैं, ये कहना भी मुश्किल है। अब इसी बात ने तो हमें परेशानी में डाल रखा है। ये परेशानी अकेले आप ही की नहीं है, इस दौर से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गुजर रहा है। अब दूसरा हमलावर कौन हो सकता है? उजिला की दुश्मनी किसी के साथ? मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही। हम भी यही पता लगा रहे हैं कि दूसरा कातिल है कौन, और इंशाअल्लाह हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है ये मेरा प्लान है। हमारी एड एजेंसी बिल्कुल इस तरह होगी मिस्टर अडवाणी। ये 2 स्टूडियोज जहां अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग मॉडल्स शूटिंग करेंगे। दिस इज आवर एडिटिंग रूम। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये स्टाफ रूम, और ये हमारी प्रॉपर्टीज के लिए स्टोर रूम। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई रिसेप्शन। हेलो। वो सब तो ठीक है विनी डार्लिंग, पर मुझे तो तुम सबसे जरूरी चीज ये बताओ कि हमारा पर्सनल रूम कहाँ है, क्योंकि तुम तो जानती हो अडवाणी के तो काम करने का स्टाइल ही निराला है। पर ऑफ कोर्स, जरा नजर यहाँ डालिए। दिस इज आवर पर्सनल रूम। गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट लेडी। हर बात का ख्याल तुम पहले ही कर लेती हो। सोचो, जब हम दोनों यहाँ इकट्ठे बैठा करेंगे तो कितना मजा आएगा, कसम से। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको मेरा ये प्लान पसंद आया? क्यों नहीं पसंद आएगा?
अरे जब तुम मुझे पसंद आ गई हो तो भला तुम्हारा बनाया हुआ ये डिजाइन मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? पर एक प्रॉब्लम है विनी डार्लिंग। जिस जगह पे ये आलीशान ऑफिस बनने जा रहा है, इस जगह को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है। कैसा डिस्प्यूट? दो लोगों के लेके एक ही जगह के बारे में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। अडवाणी साहब, ये तो आपने मुझे बहुत बुरी खबर सुना दी। मेरी दिन रात की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नर्वस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी नहीं। वो तुम्हारी पॉलिटिशियन फ्रेंड है ना, वो क्या नाम है उसका? उजला ठाकुर। राइट, उजला ठाकुर। अरे उससे कहो कि अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा के उन दोनों पार्टियों से इस जगह का कब्जा खारिज करा दे। दैट्स ऑल। नहीं अडवाणी साहब, उजला इलीगल काम बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं, ये इलीगल काम नहीं है। अरे बल्कि उन दोनों पार्टियों का इस जगह पे कब्जा इलीगल है। अब फिर सोचो, उजला तो तेरी बचपन की सहेली रही है। तुम दोनों ने कितने अच्छे दिन इकट्ठे गुजारे। भला तुम्हारा किसी तरह से नुकसान हो वो बर्दाश्त कर पाएगी? तुम्हारी वो हर तरह से मदद करने की कोशिश करेगी। सोचो कितनी मेहनत की है तुमने इस प्रोजेक्ट पे। ये तुम्हारा सपना है, जिंदगी का सपना। You're right. मैं उससे बात करूँ। तुम बात नहीं, फौरन जाके उससे मिलो। जी मैं कल ही उजला से मिलती हूँ। गुड गुड। हाय उजला। अरे विनी, आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई? याद मैं तुझे अक्सर करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। और आज मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुझसे मिलती चलूं। तू सुना, क्या हो रहा है? बस एज यूजुअल। तू बता, आजकल तू क्या कर रही है? उजला, एक एड एजेंसी खोलने जा रही हूँ मैं। फाइनेंसर भी मिल गया है, प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटली रेडी। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब हम प्रैक्टिकली उस पर काम करने निकले तो पता चला उस लैंड को लेके दो पार्टीज में डिस्प्यूट चल रही है। उजला, तू पॉलिटिकल फील्ड से है, तेरा इन्फ्लुएंस काम कर सकता है। मेरी थोड़ी मदद कर सकती है प्लीज? विनी, अगर कोई इलीगल काम के लिए तू मेरी मदद मांगने आई है तो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। अगर कोई जेन्युइन रीज़न हो तो। ये केस जेन्युइन ही है उजला, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। चल खैर, मैंने अपनी काफ़ी कह ली। तू सुना, अपने बारे में कुछ बता। मैं तुझे क्या बताऊँ विनी, मेरे बारे में तो रोज़ पेपर में पढ़ती ही होगी। विनी, तुझे एक सवाल पूछूं? उजला प्लीज़, अपने पॉलिटिकल फील्ड के बारे में मेरे व्यूज़ जानने हैं, सो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। नहीं बाबा, एक पर्सनल सवाल है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, तो फिर पूछो। विनी, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक बात की कमी महसूस नहीं होती तुझे कि तुम माँ बने एक खूबसूरत सा बच्चा हो? उजला प्लीज, ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। ऑल दिस सूट्स यू, माँ वगैरह। मुझे कुछ बनना है, एक बार कुछ बन जाऊं फिर इसके बारे में सोचूं। तुम बिल्कुल नहीं बदली विनी। क्यों बदलूं उजला? हमारे रास्ते तो बरसों पहले अलग हो गए थे डबराल, और तुमने तो कभी मेरा मुंह ना देखने तक की कसम खाई थी। फिर आज अचानक ये मुझे डिनर पर किस खुशी में बुला लिया डार्लिंग? यार, मैंने तुम्हें डिनर पे अपनी खुशी में शरीक होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मशवरा देने के लिए बुलाया है। हाँ। तुम तो अच्छी तरह जानते हो डबराल के अडवाणी इज अ सेल्फ मेड मैन। वो आज तक किसी के मशवरे का मोहताज नहीं रहा। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को गुमराह कर देता है। कमाल है हजूरे वाला, गुमराह मैं हो रहा हूं और हमदर्दी तुम जता रहे हो। क्योंकि तुमने मेरी बहू विनी को गुमराह कर दिया है। मैं तुम्हारी नीयत, फितरत और गंदी ज़हनियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर तुम समझते हो कि विनी को फाइनेंशियल मदद का झांसा देकर तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दोगे, तो समझ लो तुम अपनी गर्दन
खुद ब खुद मेरे हाथों में दे रहे हो। अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें? छे 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 छे। ये तो तुम खामखा मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो डबरा। भाई आखिर शराफत भी कोई चीज होती है। देखो, तुम्हारी बहू विनी को फाइनेंशियल मदद करने मैं उसके पास नहीं गया था, नो, बल्कि वो खुद मेरे पास आई थी। बात तो वही है ना अडवाणी, तुम उसके पास गए थे या वो तुम्हारे पास आई थी, अल्टीमेटली मेरे खानदान की इज्जत का खिलवाड़ तो हो ही गया ना। भाई अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कोई मशवरा देने से पहले अपनी बहू को समझाओ ना। भाई अपना गिरेबान इतनी दूर रखो कि किसी का हाथ वहां तक पहुंचे ही नहीं। देखो डबराल, मैं एक सीधा सादा शरीफ सा व्यापारी हूं और अडवाणी के बिजनेस का तो तरीका ही निराला है। अब जिस बिजनेस में अडवाणी को प्रॉफिट होगा वो बिजनेस अडवाणी जरूर करेगा। अरे उसके लिए उसे डबराल तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ना। ऐसी मतलब तुम अपनी हिमाकत और खुराफात से बाज नहीं आओगे। अब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं डबराल, या फेंक दो उतार के शीशे के पैरहन या पत्थरों से सोच समझ कर मिला करो। अरे अपनी घर की चार दीवारी को इतना मजबूत बना लो कि अगर बाहर से आके उससे कोई पत्थर टकराए भी तो चोट पत्थर को ही लगे, तुम्हारी दीवार महफूज रहे, उसे कुछ ना हो। समझे? डिनर अब अकेले तुम ही खा लेना, तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी दीवारें पहले से ही मजबूत हैं। जी यस मिस्टर वानी। जी I understand. I'm sorry. जी विशाल, विशाल, क्या हुआ? I've had too much विशाल, बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर हुआ क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ? Who the hell is daddy to interfere in my personal life? डैडी ने ऐसा क्या कर डाला भाई? क्या कर डाला विशाल? डैड कल मेरे फाइनेंस मिनिस्टर एडवाणी के घर गए थे विशाल, और वहां जाके उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ को फाइनेंशियली हेल्प करते तो तुम उसे गुमराह कर रही हो। नॉट ओनली दिस विशाल, ये भी कहा कि वो अडवाणी की नीयत से वाकिफ हैं। गॉड डैम इट विशाल, तुम्हारे डैड को क्या लगता है मैं किसी भी एरे गहरे के साथ बिजनेस कर लूंगी? वेरी काम डाउन। पहली बात यह है कि डैड लाइफ में तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। Yeah. सेकेंडली, मे बी वो अडवाणी को तुमसे बेहतर जानते हैं। हो सकता है अडवाणी अच्छा आदमी ना हो। विशाल, तुम्हारी और तुम्हारी डैडी की थिंकिंग इतनी खराब हो सकती है ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। Damn it. फिलहाल हम लोग उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो बलभद्र और आत्माराम के पार्टी से बगावत करने की सूरत में पैदा होगी। ये जो खतरा हम लोगों के सर पे मंडरा रहा है उससे कैसे निपटा जाए। वक्त आने पर उनसे भी निपट लिया जाएगा अल्ताफ भाई। फिलहाल तो हमें उन मुद्दों के बारे में सोचना है जिनकी ओर हमें जनता का ध्यान दिलाना है। बेटी, देश में बढ़ती हुई आबादी की तरफ हम जनता का ध्यान दिला रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन, वुमेन्स लिबरेशन और पॉलिटिकल पोल्यूशन के भी मुद्दे उठाने हैं। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र से सबसे अहम मुद्दा होगा प्रोहिबिशन का, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा भी हो सकता है। बेटी, बात तुम्हारी 100% ठीक है। शराब इन दिनों हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होने लगी, लेकिन समाज ने नैतिक रूप से शराब को इज्जत और मंजूरी नहीं दी और इसी का फ़ायदा उठाना है हमें। ऑपोजिशन पार्टी को लिकर लॉबी से काफ़ी फंड्स जाते हैं। अगर हम प्रोहिबिशन को एक सामाजिक मुद्दा बनाकर सामने ले आए तो ऑपोजिशन पार्टी उन्हें डिफेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि पब्लिक में उनका इमेज खराब हो जाएगा, और ऐसा ना करने से लिकर लॉबी से मदद मिलनी बंद हो जाएगी। दोनों सूरतों में फायदा हम ही को होगा ना। रॉन्ग, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर मैं ये कहूं कि ये बात पूरी तरह से गलत है तो मैं इसका विरोध करूंगी। उजला देवी, विरोध करने से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। शराब बनती रहेगी और बिकती रहेगी। और जिन शराब की फैक्ट्रियों को आप बंद करने की बात कर रहे हैं ना, काली मैया की कसम
उन फैक्ट्रियों से गवर्नमेंट को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी होती है और उस आमदनी को सरकार सोशल वर्क के लिए खर्च करती है। वैसे भी शराब अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। जो लोग इसको पीकर खुद को संभाल नहीं सकते उन्होंने इसे बदनाम कर रखा है। वरना शराब वो शय है जो हर गम को मिटा देती है, जन्नत धरती पे ही इंसान को दिखा देती है। वाह आत्माराम जी वाह। काली मैया की कसम, शराब वाकई लाजवाब चीज है। और आप लोगों को शराब के खिलाफ आंदोलन चलाना है ना, तो सस्ती शराब के खिलाफ चलाइए ना। कहिए सरकार से कि सस्ती शराब बननी बंद होनी चाहिए और महंगी शराब पर और टैक्स लगाकर उसे और महंगा कर देना चाहिए, ताकि गरीब जनता की पहुंच से वो पूरी तरह बाहर हो जाए। शराब सस्ती है, गरीब उसे इसलिए नहीं पीता, वो पीता है अपनी गरीबी का दुख भुलाने के लिए। आपका कहना है कि शराब को और महंगा किया जाए, पर मेरे ख्याल से शराब और महंगी होने से करप्ट नेता अपनी जेब तो भरेंगे ही, लेकिन गरीब महंगी शराब पीने के लिए गलत तरीके भी अपनाएंगे। अरे जो गरीब लोग शराब नहीं पीते तो क्या वह गैर कानूनी काम नहीं करते? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें हर बुराई के खिलाफ जंग लड़नी है। उजला देवी, अगर आपको भलाई करने का इतना ही शौक है ना तो करिए ना। काली मैया की कसम, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? काली मैया की कसम, मैं अपनी राजनीति से चलना चाहता हूँ। मेरा अपना तरीका है, जिसे रिश्वत, दलाली, बेईमानी, बुराई और भ्रष्टाचार कहते हैं, समझी? तो फिर नेता बनने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? गुंडे क्यों नहीं बन जाते अपना मकसद पूरा करने के लिए? क्यों लोगों में नेताओं की छवि को बदनाम कर रहे हैं आप? अरे गुंडे तो हम है ही, तभी तो ये पार्टी चला रहे हैं। और काली मैया की कसम, एक औरत घर में राजनीति चला सकती है, बाहर राजनीति में गुंडा बनना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे बस का ये रोग नहीं है। क्या किसके बस में है, ये वक्त ही बताएगा। अरे तो वक्त के इंतजार में तुम हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करना चाहती हो, हैं? मिस्टर बलभद्र सिंह, तुम ये मत भूलो कि तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। हाँ हाँ जानता हूँ, काली मैया की कसम अच्छी तरह जानता हूँ। और एक बात और सुन, तू अध्यक्षा होगी ना इनके लिए, मेरे लिए नहीं। उजला देवी, मैं चाहूं तो तेरी पार्टी को चुटकी में मसल सकता हूं, समझे? आज मैं अभी इसी वक्त ये ऐलान करता हूं कि मैं तेरी पार्टी को छोड़ के जा रहा हूं। पार्टी को छोड़कर जा रहे हो या पार्टी से हार कर जा रहे हो? उजला देवी, दिखा दूंगा तुझे। इंतजार रहेगा मुझे। राजनीति कहती है जब एक पार्टी टूटकर दो हो जाए, ये समझ लेना चाहिए कि युद्ध आरंभ होने वाला है। उजला जी, मुकाबला कुंडों से है।